हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला अकेडमी। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की हमारी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य मंत्रिमंडल यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दोस्तों, हमें पिछली वीडियो के आधार पर कुछ ऐसे सुझाव मिले हैं जिसके अंदर ये कहा गया है कि हम जो सेशन है उसको बाइलैंग्वेज रखें। तो हम आज कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें इंग्लिश में हम लिखते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के अंदर ट्रांसलेट कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में यानी राज्य मंत्रिमंडल के बारे में संविधान के अंदर क्या दिया गया है। तो संविधान का आर्टिकल नंबर 163 और 164 जो स्टेट काउंसिल यानी राज्य मंत्रिमंडल के बारे में बताता है। राज्य मंत्रिमंडल के बारे में विस्तार से तो जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में भी सिर्फ दो ही आर्टिकल 73 और आर्टिकल 74 में दिया गया था। उसी तरह जो राज्य मंत्रिमंडल है उसका विवरण हमें 163 और 164 नंबर आर्टिकल यानी अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। अब दोस्तों, आर्टिकल 163 यानी 163 क्या बोलता है? आर्टिकल 163 बोलता है दोस्तों कि जो राज्य मंत्रिमंडल होगा यानी किसी राज्य के अंदर एक मंत्रिमंडल होगा जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। वो जो गवर्नर हैं उनकी सहायता करेंगे और उनको सलाह देंगे। किस काम में? उनको उनकी जो फंक्शन है, मतलब उनके जो भी कार्य हैं उनको करने में उनकी सहायता करेगा कौन? राज्य मंत्रिमंडल। लेकिन इस केस में एक चीज और अलग आ जाती है दोस्तों। जब हम केंद्रीय मंत्रिमंडल से एक चीज इसमें अलग क्या आती है कि जब राज्यपाल अपने विवेक से कोई फैसला लेंगे यानी ऐसी चीज जो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आती है, तो उस केस के अंदर राज्यपाल जो राज्य मंत्रिमंडल है उससे सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है डिफरेंट? क्या है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उससे डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह देता है या फिर एडवाइस देता है तो वो उनके ऊपर बाइंडिंग होती है मतलब वो बाध्य होते हैं उस एडवाइस, उस सलाह को मानने के लिए। लेकिन राज्यपाल के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर राज्य मंत्रिमंडल किसी मुद्दे के ऊपर राज्यपाल को सलाह देता है तो राज्यपाल बाध्य नहीं है उस सलाह को मानने के लिए। ठीक है, बाइंडिंग नहीं है। ठीक, दूसरा क्या बोलता है दोस्तों? दूसरा बोलता है कि गवर्नर की डिस्क्रिशन है ना, यानी गवर्नर का जो विवेक है, गवर्नर अपने विवेक से जो भी फैसला लेते हैं तो उसके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि आपने गवर्नर का जो विवेक है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि आपने ये फैसला क्यों लिया, या फिर कोई मैटर या कोई मुद्दा जिसके ऊपर गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करेंगे या नहीं करेंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? गवर्नर के ऊपर। अगर गवर्नर ये बोल देते हैं कि ये मामला गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आता है तो वो फैसला कौन करेगा कि जो ये मुद्दा है ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आता है या नहीं आता है, तो इसके ऊपर फैसला कौन करेगा? गवर्नर ही खुद करेंगे। कि गवर्नर ने ये बोल दिया कि ये मुद्दा मेरी डिस्क्रिशनरी पावर के अंदर आता है तो वो फैसला फाइनल होगा। ठीक है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता किस बेस के ऊपर कि ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर में है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में कि कोई भी मुद्दा जिसके ऊपर गवर्नर ये बोलते हैं कि ये मेरे विवेक अधीन है, ठीक है, मेरी विवेक पे आधारित फैसला है, लेने की शक्ति है मेरे पास इस मुद्दे के ऊपर, तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप इस मुद्दे के ऊपर अपने विवेक से फैसला कैसे ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझिए। तीसरा क्या है? तीसरा प्रोविजन बोलता है दोस्तों कि राज्य मंत्रिमंडल जो भी सलाह गवर्नर को देगा वो सलाह किसी भी कोर्ट के अंदर उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब
जांच नहीं हो सकती कि जो राज्य मंत्रिमंडल है उसने सलाह ठीक दी है या गलत दी है, या फिर उसके नेचर पे कोई सवाल नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, आगे बात सुन लो। अब आता है आर्टिकल नंबर 164। आर्टिकल 164 क्या बोलता है दोस्तों? दोस्तों, जो राज्य मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके अंदर जो प्रोविजन है वो लगभग सेम है। सेम कैसे? अगर हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर दें, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की जगह राज्य मंत्रिमंडल कर दें, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर कर दें, प्राइम मिनिस्टर की जगह सीएम कर दें, तो बाकी जो भी वर्ड है यानी प्रोविजन के अंदर जो भी चीजें दी हुई हैं वो एज इट इज है, बिल्कुल सेम है। बस आर्टिकल का फर्क मान सकते हैं कि आप कि आर्टिकल डिफरेंट है। अब आर्टिकल 164 क्या बोलता है दोस्तों? आर्टिकल 164 के अंदर क्या क्या किया गया है? आर्टिकल 164 में सबसे पहली बात आती है कि चीफ मिनिस्टर हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा? अपॉइंटेड बाय गवर्नर, कि गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं। आगे बात सुन रहे हैं? या फिर गवर्नर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? राज्यपाल। बाइलैंग्वेज का हम पूरा ध्यान रखेंगे कि जो भी वर्ड है उसको कोशिश करेंगे कि हिंदी में बता दिया जाए। ठीक है, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त किया जाता है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको कौन नियुक्त करते हैं? राज्यपाल। दूसरा क्या है दोस्तों? कि मिनिस्टर हैं यानी मंत्री हैं। ठीक है, जो भी मंत्री हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ये भी राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन बट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी सीएम चीफ मिनिस्टर जिसके नाम की अनुशंसा करते हैं। रिकमेंडेशन का मतलब होता है अनुशंसा, या फिर बोल सकते हैं कि हम बोलते हैं ना कि इसका नाम हमने रेकमेंड कर दिया है या इसका नाम सुझा दिया है। तो क्या करते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो गवर्नर को रेकमेंड करते हैं कि आप इन जो मेंबर है उनको मंत्री नियुक्त कर दीजिए। अब तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा एक इसमें अलग से केस आता है, वो होता है कि 4 राज्य हैं, फिलहाल में 4 हैं लेकिन पहले 3 थे। उन 3 राज्यों में भी अलग अलग राज्य थे। अब वो प्रोविजन क्या है? इस प्रोविजन के अंदर क्या है दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, इनके अंदर एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी होगा। एसेंशियल कर दिया इस चीज को। एसेंशियल मतलब जरूरी। ठीक है, कि देयर मस्ट बी ए ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर। ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन कहाँ? छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्य, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, इन 4 राज्यों के अंदर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ट्राइबल क्या होते हैं दोस्तों? जनजाति, यानी जनजातीय कल्याण मंत्री होगा। ठीक है, ट्राइबल का मतलब जनजाति, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, और मिनिस्टर का आपको पता है कि मंत्री, यानी जो जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति होगी, जरूर होगी, एसेंशियल तौर पर होगी। किन स्टेट के अंदर? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा।
ठीक है दोस्तों, और इनको एंड गिव हिम एडिशनल चार्ज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लास वेलफेयर। उनको एडिशनल चार्ज दिया जाएगा, मतलब अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। वेलफेयर मिनिस्टर यानी ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर के तौर पर तो काम करेंगे ही, लेकिन उनको अतिरिक्त प्रभार यानी अतिरिक्त चार्ज और क्या दिया जाएगा, जो स्टेट के अंदर एससी और बीसी हैं उनके वेलफेयर के लिए भी यही मिनिस्टर कार्य करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझ लें। अब बात आती है, ये कितने हो गए, 3। फोर्थ के अंदर आता है दोस्तों कि राज्य के अंदर जैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर जो मंत्रियों की संख्या है उसको तय कर दिया गया था, उसी प्रकार राज्यों के अंदर भी जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर भी मंत्रियों की संख्या को तय कर दिया गया है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर कितने मंत्री होते हैं, जो लोकसभा है उसकी जो पूर्ण सदस्यता है, मतलब उसके अंदर टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 543, 543। ठीक है, पहले कितनी होती थी, 545। जो 2 मेंबर नॉमिनेट करते थे एंग्लो इंडियन सोसाइटी से राष्ट्रपति, ये प्रोविजन हटा दिया गया है। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन है, उससे क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है कि अब जो एंग्लो इंडियंस हैं उनके अंदर से 2 जो मेंबर नियुक्त किए जाते थे या फिर नॉमिनेट चयन किया जाता था उनका, वो अब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है, संविधान संशोधन अधिनियम, उसके अनुसार अब एंग्लो इंडियन जो समुदाय से 2 मेंबर का चयन किया जाता था, इस प्रोविजन को हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब फोर्थ के अंदर क्या आता है, फोर्थ में आता है जो टोटल मेंबर होंगे ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर कितने होंगे दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर होंगे 15%, यानी 15% होंगे किसके, ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एसएलए का मतलब होता है दोस्तों स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। एसएलए की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य विधानसभा। अब राज्य विधानसभा के अंदर टोटल जितने सदस्य हैं, ठीक है, उसके 15% ही राज्य विधान मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री बनाए जा सकते हैं, और इसके अंदर सीएम भी इंक्लूड होता है। ठीक है, यानी सीएम भी इन 15% के अंदर ही आते हैं। आगे बात समझिए, और क्या है दोस्तों, द नंबर ऑफ मिनिस्टर शुड नॉट लेस देन 12, नॉट लेस देन 12, यानी 15%, तो क्या होगा, 15% से ज्यादा नहीं हो सकते, और किसी राज्य के अंदर 12 मिनिस्टर से कम नहीं हो सकते। इसके अंदर सीएम भी आ गए। ठीक है, सीएम और राज्य मंत्रिमंडल को मिलाकर 12 से कम मंत्री किसी भी राज्य के अंदर नहीं हो सकते। ठीक है दोस्तों, ये किस प्रोविजन से ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ था आर्टिकल 91 2003 के अंदर आया। सॉरी, आर्टिकल गलत बोल गया, आर्टिकल नहीं, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से ये बात ऐड की गई थी संविधान के अंदर कि किसी भी राज्य के अंदर 15% है, मतलब 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें सीएम भी आ गया, उससे ज्यादा तो मंत्री हो नहीं सकते, और कम किससे नहीं हो सकते, 12 मेंबर, 12% नहीं दोस्तों, 12 मेंबर, यानी राज्य जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर
सीएम को मिला के 12 से कम मंत्री नहीं हो सकते। 12% नहीं, ये ध्यान रखना, इसके अंदर परसेंटेज है, इसके अंदर नंबर है, यानी 12 से कम नहीं हो सकते। आगे बात सुनिए। अब फिफ्थ पॉइंट क्या आता है दोस्तों, फिफ्थ में ये बोला गया था कि जो भी मेंबर अयोग्य घोषित किया जाता है, इफ एनी मेंबर, जो भी मेंबर अयोग्य घोषित किया जाता है, किसके आधार पर, डिफेक्शन के आधार पर, ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी दल बदल कानून के हिसाब से अगर कोई मेंबर अयोग्य घोषित किया जाता है, ठीक है। दल बदल कानून क्या होता है दोस्तों, दल बदल कानून के अंदर क्या होता है, अगर आप किसी एक पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, और बाद में चुनाव के बाद किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं ना, तो उसको दल बदल बोला जाता है। और डिफेक्शन लॉ है, ये डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसको एक मतलब पूरा सेपरेट चैप्टर है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी डिफेक्शन किस किस के केस के अंदर वैलिड होता है, ठीक है, या फिर मतलब क्या होता है, कई बार पार्टी की टोटल स्ट्रेंथ का मतलब 1/3 से कम निकलते हैं तो डिफेक्शन लागू होता है, अगर 1/3 से ज्यादा निकलते हैं तो उसमें डिफेक्शन यानी दल बदल कानून लागू नहीं होता। तो वो सारी चीजें हम जब एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ेंगे तब समझेंगे, ठीक है। तो अब इसने क्या बोल दिया कि कोई भी मेंबर अगर अयोग्य घोषित किया जाता है दल बदल कानून के तहत, ठीक है, तो उसको मंत्री नहीं बनाया जा सकता। ही विल नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर, कि उसको मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, यानी मंत्री नहीं नियुक्त किया जा सकता, या फिर ही शुड नॉट अपॉइंट एज ए मिनिस्टर, यानी उसको मंत्री नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। अब छठा प्रोविजन क्या बोलता है दोस्तों, छठा प्रोविजन बोलता है द मिनिस्टर एक्ट ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर। जो मंत्री होते हैं राज्य मंत्रिमंडल के अंदर, वो गवर्नर की प्लेजर के ऊपर काम करते हैं। प्लेजर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब तक चाहेंगे तब तक, जब तक गवर्नर चाहेंगे राज्यपाल की कोई भी मेंबर मंत्री है तब तक तो वो मंत्री पद पे रहेंगे, लेकिन अगर उनको ये लगता है कि इनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए तो वो उनको मंत्री पद से हटा देंगे। लेकिन ये प्लेजर की बात आती है ना दोस्तों, ठीक है, अनुकंपा, प्लेजर को क्या बोलते हैं हिंदी में, अनुकंपा, ठीक है। लेकिन ये जो प्लेजर है या अनुकंपा है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब जो गवर्नर की मर्जी हो तब नहीं हटा सकते हो, उनको अगर चीफ मिनिस्टर सलाह देते हैं कि आप इनको हटा दिए तभी हटा सकते हैं, ठीक है। मतलब पावर तो दे दी उनको हटाने की, लेकिन पूरी पावर नहीं दी। उस पावर के अंदर क्या ऐड कर दिया कि जब आपको चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री सलाह देंगे तभी आप हटा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। प्लेजर तो दे दी लेकिन एब्सोल्यूट प्लेजर नहीं है इस केस में, ठीक है। अब बात आती है सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट में क्या बोला है दोस्तों कि जो ओथ है मिनिस्टर को वो कौन दिलाता है, वो दिलाते हैं गवर्नर, ठीक है। शपथ है, शपथ कौन दिलाते हैं दोस्तों, राज्यपाल, ठीक है। शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल। इसको आप अपने हिसाब से मतलब नोट्स के अंदर लिखें तो अपने आप हिसाब से लिख दें। मैंने अगर मतलब इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल, ठीक है। उनको मतलब उनका जो वेतन है या फिर उनको जो भत्ते मिलेंगे वो कौन तय करता है, जो राज्य का जो विधानमंडल है या फिर राज्य विधानसभा है वो तय करेगा कि किसी मंत्री को कितने भत्ते या कितना वेतन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये आती है आर्टिकल 164 की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उसके बाद आता है आर्टिकल 166, ठीक है।
आर्टिकल 166 यानी 166। अब जो चीजें आर्टिकल 1 यानी आर्टिकल 77 के अंदर थी यानी कंडक्ट ऑफ बिजनेस था, वही आर्टिकल 166 के अंदर है। उसमें क्या था, केंद्रीय स्तर पर जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, ठीक है, और इसमें क्या है, जो राज्य स्तर पर कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस का मतलब अभी बताते हैं हम कि पहला क्या है इसके अंदर। पहला आता है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी राज्य की जो भी कार्यकारी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव एक्शन, या राज्य की जो भी कार्यकारी गतिविधियां हैं, आर टेकन ऑन द नेम ऑफ गवर्नर। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि राज्य को कोई भी काम करने की शक्ति कहां से मिलती है, यानी कार्यकारी जो भी गतिविधियां हैं उनको करने के लिए शक्ति कहां से मिलती है दोस्तों, वो मिलती है राज्यपाल से। यानी राज्यपाल के अंदर कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं राज्य की, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या है, दूसरा है दोस्तों कि ऑल ऑर्डर, जो भी आदेश एंड इंस्ट्रूमेंट shall be will be authenticated by which method by the method which is specified by government, method which is specified बाई गवर्नर। अब क्या इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बाई गवर्नर। अब क्या है, कोई भी राज्य सरकार को कोई भी आदेश जारी करना है, ठीक है दोस्तों, या कोई भी फैसला लेना है, कोई भी कानून लागू करना, तो वो किसके आधार पर होता है, जब राज्यपाल के पास कोई भी कानून सहमति के लिए भेजा जाता है, या फिर कोई भी ऑर्डर पास करवाना है, आदेश लागू करवाना है राज्य के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि राज्यपाल हर आदेश के ऊपर पर्सनली साइन करेंगे। वो क्या कर देंगे, किसी को ऑथराइज कर देंगे, अधिकृत का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी को ये पावर दे देंगे कि आप मेरी तरफ से इस बिल के ऊपर साइन कीजिए, या फिर मेथड बता देंगे उसको कि इस मेथड से आप इसको ऑथेंटिकेट कीजिए। ऑथेंटिकेट का मतलब क्या होता है, इसकी जांच परख कीजिए, या फिर उसको पास कीजिए, उसके ऊपर साइन कीजिए। तो वो सारी चीजें, वो मेथड, वो तरीका कौन तय करता है दोस्तों, गवर्नर तय करता है, ठीक है। तीसरा बात आता है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेसेस एंड एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज। अब ये चीज क्या है दोस्तों, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस का मतलब हमने रेजिडेंट वाली में पढ़ लिया था वीडियो में, और सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर भी पढ़ा था। अब फिर से देखो, अब ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जो राज्य के अंदर जो भी विभाग है, या फिर जो भी मिनिस्ट्री है, यानी मंत्रालय है, उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार से होगा। कि जैसे अब ये बोले हम कि कानून व्यवस्था है वो किसके अंदर आती है, वो आती है गृह मंत्रालय के अंदर, ठीक है, यानी होम मिनिस्ट्री के अंदर। तो जो भी कार्य है लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का, वो कौन संभालेंगे, वो संभालेंगे गृह मंत्री का, राज्य के। अब बात आती है व्यापार की, यानी व्यापार से जुड़े हुए कोई भी मुद्दे हैं तो वो कौन संभालेगा, वो संभाल लेंगे अपने जो भी व्यापार के मंत्री, ठीक है, ट्रेड मिनिस्टर है वो संभाल लेंगे।
तो इसी प्रकार जो भी कार्य हैं वो विभागों के अंदर किस प्रकार से उनका बंटवारा होगा वो कौन तय करता है? वो तय करता है गवर्नर। ठीक है, आगे बात समझ में, ये किसके अंदर दिया गया है? आर्टिकल नंबर 166। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है आर्टिकल 166 यानी 167। आर्टिकल 167 क्या बोलता है? अब आर्टिकल 167 में क्या बात दी गई दोस्तों? जैसे प्रधानमंत्री का क्या कार्य होता था कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो भी फैसला लिया है उसको राष्ट्रपति के पास पहुंचाना या राष्ट्रपति को उसके बारे में बताना, किसका कार्य होता था? प्रधानमंत्री का। वैसे ही अगर राज्य मंत्रिमंडल कोई फैसला लेता है तो ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है उनको, उस डिसीजन को राज्यपाल तक कौन पहुंचाएगा? वो पहुंचाएगा चीफ मिनिस्टर। देखो, यू कम्युनिकेट ऑल डिसीजन। कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? उनको बताना या फिर उनसे उनके ध्यान में लाना। कम्युनिकेशन का मतलब होता है वैसे तो वार्तालाप, ठीक है, या कम्युनिकेट का मतलब होता है संदेश पहुंचाना कि जो भी डिसीजन लिए हैं ना राज्य मंत्रिमंडल ने, इसने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर राज्य मंत्रिमंडल, ठीक है दोस्तों, वो किसको कम्युनिकेट करते हैं? गवर्नर को। ठीक है, अब फैसले कौन से होते हैं दोस्तों? रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन से संबंधित, प्रशासनिक जो भी गतिविधियां हैं उनके ऊपर जो भी डिसीजन लिए गए हैं, एक तो वो, और दूसरा यानी प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है दोस्तों कानून, या फिर लेजिस्लेट जो भी विधायी कार्य है, विधायी मतलब जो भी कानून बनाए जाते हैं, कोई फैसले लिए जाते हैं, तो प्रशासनिक कार्य और लेजिस्लेटिव विधायी कार्य को चीफ मिनिस्टर की जिम्मेवारी है कि वो किसको बताएं? गवर्नर को। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया कि गवर्नर को कौन बताता है? चीफ मिनिस्टर, जो भी फैसले लिए जाते हैं। दूसरा क्या है? इफ गवर्नर में कॉल, पहले केस के अंदर क्या था कि जो चीफ मिनिस्टर है वह स्वतः है यानी खुद ही जाके क्या बताएंगे? अपने फैसले बताएंगे। दूसरे केस के अंदर क्या है कि अगर गवर्नर राज्यपाल पूछते हैं इसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन के फैसलों के बारे में, तो वो चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की वो जिम्मेवारी बनती है चीफ मतलब गवर्नर को वह सारे फैसलों की जानकारी दे। आगे बात समझिए, दोनों सेम है लेकिन बस इतना फर्क है, इसमें चीफ मिनिस्टर खुद जाके बताना होता है, इसमें जब राज्यपाल पूछते हैं। ठीक है, तीसरा केस आता है दोस्तों अब देखिए, तीसरा केस आता है कंसीडरेशन का, जो हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर भी पूछा था, मतलब पढ़ा था। कंसीडरेशन का क्या केस है? कंसीडरेशन मतलब विचार करना, या रिकंसीडरेशन का मतलब होता है पुनर्विचार। तो रिकंसीडरेशन या कंसीडरेशन का क्या चक्कर है दोस्तों? इसके अंदर तीसरा पॉइंट ये बोला जाता है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर से कोई एक मिनिस्टर, ठीक है दोस्तों, यानी राज्य मंत्रिमंडल के अंदर से कोई एक मंत्री किसी मैटर के ऊपर फैसला लेता है, ठीक है, इफ डिसीजन इज टेकन बाय ए मिनिस्टर, यानी कोई एक मिनिस्टर, एक मंत्री किसी मुद्दे के ऊपर या किसी मामले के ऊपर फैसला लेता है, तो देन
गवर्नर में asked to submit reconsideration of Council of Ministers of Council। अब ये क्या चीज है दोस्तों, क्या कर दिया, एक मिनिस्टर ने फैसला ले लिया। अब गवर्नर क्या करेंगे, गवर्नर जो है सीएम को ये बोलेंगे कि आप पुनर्विचार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी राज्य मंत्रिमंडल, उस फैसले के ऊपर पुनर्विचार करके मेरे को फिर से बताओ। एक मंत्री ने फैसला ले लिया, राज्यपाल क्या बोलेंगे कि आप पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठ के इस मामले के ऊपर पुनर्विचार करके मेरे को बताओ कि ये फैसला सही है या गलत है। यानी उनका विचार जानते हैं, गवर्नर क्या करते हैं, राज्य मंत्रिमंडल का विचार जानते हैं उस केस के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आर्टिकल नंबर 166। ठीक है दोस्तों, 166 सॉरी आर्टिकल ये 167 है। ये तीनों जो हमने लास्ट में बताए हैं कि 167 के अंदर आते हैं। कौन सा, कि गवर्नर जब फैसला, मतलब गवर्नर को डिसीजन के बारे में बताते हैं। दूसरा क्या था, जब गवर्नर डिसीजन के बारे में पूछते हैं। और तीसरा क्या है, ये रिकंसिडरेशन वाला पॉइंट। हम आर्टिकल इसका मेंशन करना भूल गए थे, तो इसका आर्टिकल क्या होगा दोस्तों, 167। ठीक है, अब बात आती है आर्टिकल नंबर 177। आर्टिकल 177 क्या बोलता है दोस्तों, आर्टिकल 177 होता है, वो होता है मंत्रियों के अधिकार के लिए, कि मंत्री का क्या अधिकार है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर मंत्री का क्या अधिकार है। तो मंत्री का क्या अधिकार होता है दोस्तों, मिनिस्टर टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। बोथ द हाउस यानी जो दोनों हाउस हैं, दोनों हाउस कैसे दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि राज्य के अंदर तो विधानसभा होती है, दो हाउस कौन से हो गए। राज्य के अंदर भी दो हाउस हो सकते हैं, जिसमें राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, जो हमने पहले भी आपको बताया था कि राज्य के अंदर दो हाउस हो सकते हैं। पहला क्या होगा, राज्य विधानसभा, और दूसरा हो सकता है दोस्तों राज्य विधान परिषद। ठीक है, जैसे सेंट्रल लेवल पे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार स्टेट के स्तर पर क्या होगा कि जो विधानसभा है वो किसकी तरह होगी, लोकसभा की तरह, और जो राज्य विधान परिषद है वो किसकी तरह होगा, राज्यसभा की तरह। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है नेचर ऑफ एडवाइस। ठीक है, नेचर ऑफ एडवाइस का क्या मतलब है दोस्तों, कि जो सलाह मंत्रियों ने राज्यपाल को दी है उसका नेचर कैसा होगा। यानी नेचर से हम क्या समझते हैं, नेचर ऑफ एडवाइस। अब देखो नेचर ऑफ एडवाइस का क्या मतलब है। नेचर ऑफ एडवाइस का मतलब होता है दोस्तों कि जो सलाह मंत्रियों ने राज्यपाल को दी है वो राज्यपाल के ऊपर बाइंडिंग है या नहीं। मतलब क्या होता है कि राज्यपाल उसको मानने के लिए बाध्य है या नहीं। तो दोस्तों आर्टिकल 163 के अंदर जो सलाह राज्यपाल को दी जाती है ना, एड एंड एडवाइस, वो बाइंडिंग नहीं है, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नर। बाइंडिंग नहीं है गवर्नर के ऊपर। आगे बात सुनिए, जिस प्रकार जैसे हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल को पढ़ा था तो उसमें क्या बताया था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन विधेयक 1976 और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी
44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 और 42वें संविधान संशोधन 1976 ने क्या कर दिया था कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य करनी थी, लेकिन गवर्नर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, गवर्नर बाध्य नहीं है एड एंड एडवाइस को मानने के लिए, लेकिन वो जर्नली क्या करते हैं, उनकी सलाह के ऊपर ही काम करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि 1971 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया था दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था जो राज्यपाल हैं वो एड एंड एडवाइस से काम करेंगे। ठीक है, एड एंड एडवाइस से काम करेंगे तो उस केस के अंदर मान लिया अगर राज्य विधानसभा भंग होगी किसी, मतलब राज्य मंत्रिमंडल के ऊपर के खिलाफ अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव पास होगा, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पास होने से क्या मतलब है कि उनके पास बहुमत नहीं साबित कर पाते विधानसभा के अंदर, तो उस केस के अंदर क्या है, उस केस के अंदर भी क्या है, गवर्नर को एड एंड एडवाइस से काम करना पड़ेगा, किसकी, राज्य मंत्रिमंडल की। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अगर मान लिया डिजोल्व हो भी राज्य मंत्रिमंडल या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजोल्व हो गया, तो उस केस के अंदर भी जब तक नए इलेक्शन के बाद दोबारा से राज्य मंत्रिमंडल नहीं बनता तब तक एड एंड एडवाइस से काम करेंगे, उसी मंत्रिमंडल की सलाह से काम करेंगे कौन, गवर्नर। ठीक है, आगे बात समझिए कि डिसोल्यूशन के बाद भी जो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ेंगे, कब तक, जब तक कि नए इलेक्शन के बाद नया मंत्रिमंडल नहीं बन जाता, और उसी की सलाह से गवर्नर को काम करना होगा। आगे बात सुनिए, और 1974 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया दोस्तों कि जो डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशनरी पावर को छोड़ के पावर को छोड़ के जो भी मामले होंगे उसके अंदर भी गवर्नर किसकी सलाह से काम करेंगे, राज्य मंत्रिमंडल। ठीक है, अब बात आती है सेटिस्फेक्शन। जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यानी अध्यादेश जारी करने की जो पावर होती है उसके अंदर क्या बोला जाता है कि अगर गवर्नर सेटिस्फाई है अध्यादेश जारी करने के लिए तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन सेटिस्फैक्शन भी क्या कर दिया इसके अंदर कि जो सेटिस्फैक्शन है वो पर्सनल नहीं होगी, यानी वैसे पर्सनल का मतलब क्या कर दिया दोस्तों कि अगर राज्यपाल को ये लगता है कि गवर्नर मैं अध्यादेश जारी कर सकता हूँ तो उस कंडीशन के अंदर वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, समझ गए। यानी उनकी खुद की सहमति होना जरूरी नहीं है, किसकी सहमति होना जरूरी है, इसकी इसमें पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं, सेटिस्फैक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल को अगर ये लगता है, इस कंडीशन से संतुष्ट होते हैं मंत्रिमंडल की अब अध्यादेश जारी करने की जरूरत है, तभी गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नर को खुद को ये लगता है कि अध्यादेश जारी करने की जरूरत है तो वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। तो जरूरी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल को ये जरूरी लगता है तभी वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया नेचर ऑफ एडवाइस। अब बात आती है अपॉइंटमेंट की। ठीक, अपॉइंटमेंट क्या होगी, अपॉइंटमेंट कैसे होती है। गवर्नर जो राज्य मंत्रिमंडल है उसके अंदर कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर। राज्य मंत्रिमंडल के अंदर मंत्री कौन नियुक्त करता है दोस्तों, वो करते हैं गवर्नर। ठीक है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं मंत्री होते हैं वो मंत्री स्टेट लेजिस्लेटिव यानी राज्य विधानसभा से
और अगर बाइकैमरल यानी द्विसदनीय, दो सदनों की व्यवस्था है जिसके अंदर राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद है, तो उस केस के अंदर राज्य विधान परिषद से भी जो विधायक मतलब एमएलसी होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं, उनको गवर्नर मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। और मिनिस्टर किसके प्लेजर पे एक्ट करेंगे? मिनिस्टर होल्ड द ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ गवर्नर, यानी गवर्नर की अनुकंपा के ऊपर कार्य करेंगे, यानी गवर्नर जब तक चाहे उनको ऑफिस के अंदर रख सकते हैं। लेकिन ये प्लेजर के बारे में हमने पहले बता दिया कि ये एब्सोल्यूट प्लेजर नहीं है। जब चीफ मिनिस्टर उनको सलाह देंगे तब वो उनको हटाएंगे, वरना नहीं हटा सकते। ठीक है। अब बात आती है ओथ। ओथ क्या होता? ओथ दोस्तों, जो हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल पढ़ा था उस टाइम ओथ के बारे में बता दिया था, वो आप वहां से देख लेना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस केस के अंदर, तो आप वहां से पढ़ लेना इसको। ठीक है। ओथ के बारे में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर। ठीक है। गवर्नर अगर प्रेजेंट नहीं हो तो कौन दिलाता है? फिर दिलाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होते हैं या फिर सीनियर मोस्ट जज होता है हाई कोर्ट का, वो। ठीक है। आगे बात समझिए दोस्तों। अब बात आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है केंद्रीय मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ी थी, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हम जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी राज्य मंत्रिमंडल है उसके अंदर देखेंगे। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ कर लेते हैं इसको। ठीक है। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव का मतलब होता है दोस्तों संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? संयुक्त उत्तरदायित्व। कि जो मंत्रिमंडल है वो किसको उत्तरदायी होगा अपने फैसलों के लिए? अगर कोई गलत फैसला लिया जाता है या फिर कोई अगर कुछ गलत काम होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा? उनको किसे जवाब देना होगा? ठीक है। तो वो किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं दोस्तों? जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, मतलब पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो किसको रिस्पॉन्सिबल होती है दोस्तों? उत्तरदायी किसे होती है? होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा क्या? दूसरा पॉइंट ये बोलता है दोस्तों कि अगर रिजोल्यूशन होता है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब जब सदन के अंदर या राज्य विधान परिषद सभा के अंदर जब कोई भी पार्टी या सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती तो उनके खिलाफ क्या होता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अविश्वास प्रस्ताव, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव अगर किसी के खिलाफ पारित हो जाता है तो उस केस के अंदर जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है यानी पूरे मंत्रिमंडल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर collectively dismiss और resign to his office, कि या तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, मंत्री पद से। ठीक है। सदन की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देना पड़ता, यानी विधानसभा में वो एमएलए बनते हैं, यानी अपनी जो विधायक की पोस्ट है उससे इस्तीफा नहीं देना पड़ता। किससे देना पड़ता है? मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है, या फिर गवर्नर क्या कर देते हैं? उनको डिसमिस कर देते हैं। आगे बात समझिए। तो उस केस के अंदर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव
पास होता है तो कलेक्टिवली यानी संयुक्त रूप से, संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठे ही सबको क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है या गवर्नर उनको डिसमिस करे। इस केस के अंदर क्या है दोस्तों, पहले केस के अंदर क्या है, चीफ मिनिस्टर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्री, यानी जो उनकी परफॉर्मेंस है यानी उनका जो कामकाज है, अगर चीफ मिनिस्टर किसी मिनिस्टर के कामकाज से प्रभावित नहीं है या फिर उनको ये लगता है कि अच्छे से काम नहीं करे तो क्या कर देंगे, वो आस्क हिम फॉर रेजिग्नेशन, यानी उनको इस्तीफा देने के लिए बोल देंगे या फिर गवर्नर को क्या बोल देंगे, उनको रेकमेंड कर देंगे डिसमिसल, यानी गवर्नर को क्या बोल देंगे, या तो आप इनको डिसमिस कर दीजिए या फिर उस मंत्री को क्या बोल देंगे कि आप इस्तीफा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस केस के अंदर क्या आएगा, जो उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व वो किसके प्रति है, गवर्नर के प्रति, यानी राज्यपाल के प्रति उत्तरदायित्व है उनका, राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। अगर वो काम ठीक से नहीं करते, राज्यपाल चाहें तो उनको हटा सकते हैं, लेकिन हटाते किसकी सलाह पे, चीफ मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, ये बात आती है उत्तरदायित्व की, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो दोस्तों आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बाइलैंग्वेज हो सेशन, ठीक है, इससे आपको कोई परेशानी ना हो। अगर फिर भी अगर कोई रहता है दोस्तों तो हम आगे से पूरी कोशिश करूँगा कि स्टूडेंट को भी आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता सकूँ। ठीक है, तो अगर फिर भी अगर कोई बात ऐसी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिए। अब बात आती है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिमंडल की संरचना बोल सकते हैं इसको, राज्य मंत्रिमंडल की संरचना। ठीक है, कंपोजिशन वैसे तो हिंदी में इसका और मतलब होता है, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन इसको संरचना बोल सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मिनिस्टर होंगे। पहला क्या होगा, पहला होगा कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर यानी कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट की हिंदी में होती है दोस्तों, कैबिनेट मिनिस्टर को एज याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है मिनिस्टर स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फिर उसके आगे क्या लिखा मिलता है, इंडिपेंडेंट चार्ज। दोस्तों कैबिनेट ये क्या है, ये राज्य मंत्री है, और ये राज्य मंत्री के आगे किसी के ब्रैकेट में लिखा मिलता है स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, और इनके आगे क्या मिलेगा, जो उनका जो मंत्रालय है, जिस मंत्रालय के साथ उन्हें अटैच किया गया है वो मंत्रालय लिखा मिलेगा। अब क्या आता है डेप्यूटी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, ये तीनों तीन तरह के मंत्री होते हैं दोस्तों, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और डेप्यूटी मिनिस्टर। अब इनका काम देख लेते हैं दोस्तों। जो कैबिनेट मिनिस्टर है पहले नंबर वाले कैबिनेट मिनिस्टर, उनको तो महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं, जैसे बड़ी मिनिस्ट्री है कोई तो उनको दे देंगे, जैसे गृह मंत्रालय है किसी राज्य का, या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री है किसी राज्य की, या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जैसे लॉ एंड ऑर्डर है तो वो किसको जाता है, गृह मंत्री का के अंडर आता है। तो वो सारी चीज़ें जैसे होम मिनिस्ट्री होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, ट्रेड मिनिस्ट्री होगी, ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, यानी व्यापार, ठीक है, व्यापार मंत्रालय हो गया। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री, प्रभावशाली मिनिस्ट्री है, वो कैबिनेट मिनिस्ट्री को, मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री को दे दी जाती है, यानी कैबिनेट मंत्री को देते हैं, जो उस जिम्मेवारी को संभालने के लिए काबिल होते हैं। ठीक है, उनका लंबा अनुभव होता है। दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि मान लिया होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर के साथ एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री उनकी सहायता के लिए नियुक्त कर लेते हैं।
ठीक है। तो इसके आगे क्या मिला लिखेगा हमें दोस्तों, गृह राज्य मंत्री, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, या भी मान लिया अगर होम मिनिस्टर के साथ अटैच करता है कोई भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट राज्य मंत्री, तो उसको क्या बोलते हैं, गृह राज्य मंत्री। या फिर अगर कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच है सॉरी राज्य मंत्री, तो उसको क्या बोलते हैं, गृह राज्य मंत्री। अब देखो ये बात क्या है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। अब इसके को हिंदी में क्या लिखते हैं, राज्य मंत्री, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देते हैं दोस्तों, इसको स्वतंत्र प्रभार। यानी इनको किसी एक मिनिस्ट्री के साथ अटैच नहीं किया जाता, इनको एक इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है, यानी स्वतंत्र काम किया जाता है। वो क्या करते हैं, इनको कोई मिनिस्ट्री दे दिया, ठीक है, उस मिनिस्टर के अंदर मतलब मिनिस्ट्री दे दी, मंत्रालय सॉरी मिनिस्ट्री नहीं मंत्रालय दे दिया, मिनिस्ट्री दे दी, तो उसके अंदर ये कैबिनेट मिनिस्टर और इस मंत्री की पोजीशन है वो लगभग बराबर होती है। आगे बात समझ में कि जो काम कैबिनेट मिनिस्टर का होता है वही राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का होता है अपने कार्यालय के अंदर। आगे बात समझ में। और ये डायरेक्टली किसको रिपोर्ट करते हैं, मतलब किसको अपनी जो रिपोर्ट है अपने कामकाज का ब्यौरा किसको देते हैं, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री। अब डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होता है दोस्तों, डेप्यूटी मिनिस्टर होता है उप मंत्री, ठीक है। डेप्यूटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसे मंत्री क्या होते हैं दोस्तों, किसी भी मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिए जाते हैं। मान लिया होम मिनिस्टर के साथ अटैच कर दिया और इनको कुछ काम दे देंगे, ये क्या करेंगे, इनको उनकी मदद करेंगे। इसकी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी मदद कौन करेगा, डेप्यूटी मिनिस्टर। जो भी उनके कार्य होंगे या फिर उनको पॉलिटिकली कोई सलाह देनी है तो उस मामले के अंदर क्या है, डेप्यूटी मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो ये क्या करेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर की जो मीटिंग होगी यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होगी उसके अंदर शामिल नहीं होंगे। आगे बात समझ, या फिर कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उसके अंदर डेप्यूटी मिनिस्टर है वो शामिल नहीं होते। अब बात आती है कैबिनेट की, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या फर्क होता है। कैबिनेट के अंदर दोस्तों सेंट्रल लेवल पर तो 10 से 15 मिनिस्टर, यहाँ पे लगा लीजिए आप 5 से 10 मिनिस्टर ऐसे होते हैं जो कैबिनेट के अंदर होते हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है उसके मुख्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं, ठीक है। टॉप बॉडी है जो फैसले लेती है, मतलब ऐसे ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है हमारा राज्य मंत्रिमंडल का टॉपिक, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद बड़ा टॉपिक हम देखेंगे कि कौन सा जो भी इनसे जो भी इंटररिलेटेड टॉपिक होगा, मतलब जो इनसे संबंधित कोई भी टॉपिक होगा आगे वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिजिकल ज्योग्राफी की वीडियो 2 वीडियो तो आ चुकी है हमारी, और भी जो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ है या फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ से जुड़ी जो वीडियो है जल्दी आपके सामने हाजिर होगी, ठीक है। तो तब तक दोस्तों अच्छे से पढ़ाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि और दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।